आप सभी लोगों का आरटीए क्लासेस में धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान का डाइजेशन से संबंधित। डाइजेशन क्या है अर्थात पाचन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी भोजन को, किसी भी प्रकार के जो हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो सरल जटिल कार्बनिक अर्थात आप कह सकते हैं कि जटिल और कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल या सरल जटिल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों अर्थात घुलनशील अवस्था में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। सबसे पहले चीज, जो भोजन किसी के द्वारा किया जाता है, जो भी जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं उसको खाया जाता है, पुनः उसको पचाने की आवश्यकता होती है। और जब ये पचता है तो कैसे कैसे क्रमों के अनुसार पचता है और पचने की क्रिया को अर्थात किसी भी भोज्य पदार्थ को भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से सरल घुलनशील अणुओं में, यानी जो जटिल कार्बनिक अणु हैं उनको हम, जो हमारे सरल कार्बनिक अणु हैं उनको हम जटिल कार्बनिक घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब सबसे पहले चीज है कि जब पाचन है तो पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर में ये देखते हैं कि भोजन का पाचन कैसे होता है। चलिए हम पहले बनाते हैं चेहरा, यानी जहां पे आप देखें आपका मुख लगा रहता है, ये पहले ध्यान देंगे। यहां से आप पोषण का कार्य करते हैं। अब पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका चेहरा है और इसमें ये है आपका मुख गुहा। पहले ध्यान दीजिएगा, ये है मुख गुहा। दूसरी बात, यहां से ये जो नली निकली हुई है इसको हम बोलते हैं आहार नली, अर्थात आहार नली, फूड पाइप। अब ये फूड पाइप मुख गुहा से निकला हुआ है और ऐसे होते हुए सीधे ये आहार नाल जगह जगह पे अलग अलग संरचनाओं के रूप में ये विद्यमान होती है। जैसे आप देखें यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये हमारा आमाशय रहा। क्या रहा? आमाशय। अब इस आमाशय को बनाएंगे और यहां से आमाशय एक सकरी नली के माध्यम से ये आता है तो एक ग्रहणी, यानी सी आकार की ग्रहणी बनती है। उन्हें इस ग्रहणी से लगा हुआ आपका लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। ध्यान दें, यहाँ पे आपका पित्ताशय होता है, यहां से ये नली जुड़ी हुई है। ये पहले ध्यान दीजिए। ये फिगर आपने बनाया। अब इस ग्रहणी से लगी हुई आपका एक पैंक्रियाज होता है। क्या होता है? पैंक्रियाज। ये पहले ध्यान दीजिएगा। इसमें लैंगरहैंस की 10 लाख कोशिकाओं का समूह होता है। ये पहले ध्यान देना है। अब यहां से आप एक छोटी आंत का निर्माण करते हैं, छोटी आंत बनाते हैं। ये पहले ध्यान दीजिएगा, ये छोटी आंत बना और छोटी आंत से आप देखें कि ये आपका एक बड़ी आंत बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी आंत बनता है। अब इसके बाद दूसरी नली दिमाग में,
है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए ये आपके भोजन के पाचन का ये आपका चित्र है। अब इसको में सबसे पहले आप सभी अंगों का नाम देखेंगे। इसको हम बोलते हैं आमाशय, पहला ध्यान देना है। इसको हम बोलते हैं लीवर अर्थात यकृत बोलते हैं। फिर इसके बाद इसको हम पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको अग्नाशय बोलते हैं, ये आपका अग्नाशय है। फिर इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। फिर इसके बाद इसको हम बोलते हैं छोटी आंत। फिर इसको बोलते हैं एनस यानी गुदा, और इसे बोलते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार, ये पहले ध्यान दीजिएगा। इसको हम कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। देखिए सबसे पहले चीज, सभी अंगों को आपने देखा। अब इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, इसको एक एक चीजों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब किसी भी व्यक्तियों के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, तो भोजन जब मुख गुहा में आता है, तो मुख गुहा में सबसे पहले चीज, मुख गुहा में जो दांत होते हैं, ये दांत करते क्या है? क्योंकि दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये दांत 4 प्रकार के जो होते हैं, जिसमें एक कृंतक होता है, एक रदनक होता है, और एक ध्यान दीजिएगा केनाइन होता है। यानी कृंतक, रदनक, चवर्णक यानी जिसको बोलते हैं अग्र चवर्णक, और एक होता है चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रंट साइड का दांत होता है, सामने वाला, ध्यान दीजिएगा, ये जो दांत होता है, ये भोजन को काटने का काम करता है। जब मुख गुहा में भोजन आता है, तो इसमें जो दांत होते हैं, ये दांत क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। जो रदनक होता है, ये रदनक क्या करता है? भोजन को चीरने का काम करता है। जबकि जो चवर्णक होता है, वो भोजन को चबाने का काम, यानी अर्थात ये चवर्णक और अचवर्णक, जिसको आपके भाषा में कहा जाता है कि यह हमारा क्या है? खोड़िला है। उस खोड़िलाओं के माध्यम से हम इस भोजन को चबाते हैं। चबाने के फलस्वरूप देखें कि आपके यहाँ पे जीभ के नीचे और कपोल और कान के बीच में और जीभ के अगल बगल, ये 2 जगहों पे आप देखें कि 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। 3 ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, ये 3 ग्रंथि क्या है? जिसमें हम कहते हैं अधोजिह्वा। अधोजिह्वा एक ग्रंथि, अधोहनुजिह्वा, अधोहनुजिह्वा, और एक होता है कौड़मूल। यानी ये 3 प्रकार के आपके मुख गुहा में ग्रंथियां होती हैं। इन 3 प्रकार के ग्रंथियों से मिलकर के टाइलिन नामक हार्मोन, यानी टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। ये टाइलिन करता क्या है? मुख गुहा में आए हुए भोज्य पदार्थों में जब यह मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो टाइलिन होता है, यानी टाइलिन, ये ग्लूकोज में, यानी भोज्य पदार्थों को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है।
उसमें को अमली बनाने का कार्य करता है, यानी वह सरेस लुगदी बनाता है, जिससे आप देखेंगे कि ये ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। कैसे करता है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे जब भोजन यहाँ पे आता है तो भोजन को अमली बना करके और उसको ये टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वह उसको अमली बना करके भोजन को लुगदी और सरेस बनाने का कार्य करता है। जबकि इसे हम टाइलिन को लाल रस के नाम से जानते हैं। क्या? लाल रस के नाम से जानते हैं। और ये करता क्या है? भोजन को ये पचाने का कार्य करता है। ये पहला काम। दूसरी बात, जब यहां से भोजन सरेस और लुगदी हो जाता है, ये भोजन धीरे धीरे सरक करके एक ग्रसनी में आता है। तो ग्रसनी में भोजन ऐसे घूम करके चलता है। ऐसे भोजन धीरे धीरे 20 मिनट के अंतराल में आपके इस आमाशय में आता है। यानी पहला पाचन लुगदी सरेस बना मुख में, यानी सबसे पहला यदि भोजन का पाचन कहीं होता है तो वह होता है मुख में। दूसरा जो पाचन की क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें पूछ सकता है कि पाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरे जो पाचन की बात हम करते हैं, तो यह आमाशय में जब भोजन 20 मिनट के लिए आता है तो यहाँ आमाशय से आमाशयिक रस निकलता है। आमाशयिक रस। अब ये आमाशयिक रस क्या करता है? ये आमाशयिक रसों में सबसे पहले चीज जिसको हम दूसरा जठर रस के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन कौन रस आमाशय में पाया जाता है इसके बारे में आप अध्ययन करें। जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। यानी इसमें जो आमाशयिक रस है, इसमें लाइपेज ये पाचक रस, फिर इसके बाद इसी में आप देखें कि ट्रेप्सिन यानी पेप्सिन, यहाँ पे पेप्सिन आपके आमाशयिक रस, यहाँ पर रेनिन आपके आमाशयिक रस, ये आपके आमाशयिक रस होते हैं। अब इस आमाशयिक रसों में क्या होता है कि जो पेप्सिन होता है, जब ये भोज्य पदार्थ ग्रसनी से होते हुए आमाशय में आता है, तो जो पेप्सिन होता है तो भोजन में लिया गया जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को एक ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ये पहला। दूसरी बात, स्टार्च को भी ये बदलने का कार्य करता है। यानी स्टार्च माने क्या होता है? C6H10O5 का होल ट्वाइस, जिसको हम मंड कहते हैं। इस मंड को ग्लूकोज में बदलने का काम आपका टाइलिन भी करता है। फिर इसके बाद जो स्टार्च होता है, इसको लाइपेज आमाशय में लाता है। तो जब भोजन आमाशय में आता है तो जो लाइपेज होता है, ये लाइपेज, ध्यान दीजिएगा, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? इसको ग्लूकोज में बदलता है, क्योंकि ये डाइसैकेराइड होता है और ये डाइसैकेराइड का जल अपघटन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, H10O5 का होल ट्वाइस और इसका हो जाता है जल अपघटन। अब जब जल अपघटन होता है तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, अर्थात हम इसको यानी माल्टोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? माल्टोज। अब ये माल्टोज बन जाता है, अर्थात माल्टोज का मतलब क्या होगा? C12H2211 यानी O11, ये माल्टोज बना लेने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, जब इस भोजन के साथ में जैसे दूध जो लिया जाता है जिसमें प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को क्या करता है? जो पेप्सिन होता है, प्रोटीन जो भोजन के द्वारा जो लिया गया प्रोटीन होता है, इसको वो क्या करता है? ये पहले ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ करके, यानी पेप्सिन तोड़ता है। कौन तोड़ता है? पेप्सिन। और इसको पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज बनाता है, यानी पेप्टोन्स और प्लस प्रोटीओजेज। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटीओजेज
ये दो प्रकार के पदार्थों का वह निर्माण करता है। इस तरीके से यहाँ आमाशय में प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में बदल देने का कार्य करता है। अब रही बात रेनिन, और रेनिन के साथ में प्रोरेनिन भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब किसी शिशु का आयु बढ़ता जाता है तो जो पेप्सिन होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होने लगता है। तत्पश्चात क्या होता है कि जैसे जो बड़े लोग हैं यानी प्रौढ़ावस्था वाले जो लोग हैं उनमें जो रेनिन होता है, पेप्सिन नहीं होता, उसके जगह पर रेनिन होता है। अब ये क्या करता है, जैसे बड़े लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन आता है वहां पे रेनिन पेप्सिन बनाने का कार्य करता है, क्योंकि रेनिन को प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है ये उत्प्रेरित करता है और उत्प्रेरित करके इस रेनिन के मात्रा को कम करके निष्क्रिय करता है और तत्पश्चात पेप्सिन बन जाता है। और पुनः पेप्सिन जब बॉडी में बनता है तब जाकर के प्रोटीन पुनः पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में टूट जाता है। इस तरीके से आमाशय में पाचन हो जाता है भोजन का। अब जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं जो आमाशय में पचने के बाद जो बचते हैं, अब ये भोजन सीधे आपके आते हैं ग्रहणी में। ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी में आने के बाद क्या होता है कि ग्रहणी आपके सी आकार का होता है, जबकि आमाशय जो होता है वह जे आकार का होता है। कैसे होता है? जे आकार का होता है। और जो ग्रहणी है वह सी आकार का होता है। अब इस सी आकार में जो ग्रहणी है इससे ये पित्ताशय की नली यानी जो लीवर की नली है ये नली जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसी ग्रहणी से जुड़ा हुआ आपका पैंक्रियाज होता है अर्थात अग्नाशय भी होता है। अब यहाँ पे जो लीवर होता है, लीवर में प्रोटीन का भी निर्माण होता है। प्रोटीन में हीपेरिन, ध्यान दीजिएगा, और एंटी हीपेरिन ये दो प्रकार के ये प्रोटीन भी बनाते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, यह यूरिया का संश्लेषण भी करते हैं, यानी यूरिया का संश्लेषण भी एक काम करते हैं। अब दूसरी बात क्या है, यानी जो हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को यूरिया में बदलने का काम आपका लीवर करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसमें मृत कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन का जो अणु टूटता है तो ये दोनों मिलकर के पित्त लवण बनाते हैं और वह पित्ताशय में ला करके रख देते हैं। अब ये क्या करता है, जो पित्त लवण होता है ये धीरे धीरे और इस लीवर से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये धीरे धीरे निकल करके, जबकि आप जानते हैं कि लीवर में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, इसमें केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और पित्त लवण होता है। ये लवण और ये हाइड्रोक्लोरिक ये दोनों निकल करके ग्रहणी में उपस्थित भोजन जो पहुंचा रहता है उसको पचाने का कार्य करते हैं, अर्थात इसको अमली से क्षारी बनाने का कार्य करते हैं। तत्पश्चात जब भोजन ग्रहणी में क्षारी बन जाता है तो लैंगरहैंस की यानी जो अग्नाशय होता है एक पत्ती के आकार का होता है और इसमें 10 लाख कोशिकाओं का समूह होता है। इस 10 लाख कोशिकाओं के समूह को यानी 10 लाख से अधिक समझिएगा कोशिकाओं का समूह होता है। ये जो कोशिकाओं का जो समूह है इस कोशिकाओं के समूह को हम लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका, अब देखिएगा ध्यान से, ये लैंगरहैंस की जो दीपिका है इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 कोशिकाएं होती हैं। एक होता है ग्लूकानी अल्फा कोशिका, दूसरा होता है बीटा कोशिका, तीसरा होता है डेल्टा कोशिका। अब जो बीटा कोशिका होता है ये इंसुलिन हार्मोन यानी इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। और अल्फा जो होता है वो ग्लूकैन गॉन
यानी ग्लूकागॉन नामक पदार्थ यानी रस को स्रावित करता है, यानी हार्मोन को स्रावित करता है। अब ये करता क्या है कि जब यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा यानी जब यहाँ पे ग्रहणी में ग्लूकोज की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो बढ़ने के बाद अब ध्यान दीजिएगा कि ग्रहणी में अर्थात ग्लूकोज की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो जो यहाँ पे इंसुलिन होता है, इंसुलिन, ध्यान दीजिएगा, ये इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में यानी ग्लाइकोजन में बदल देता है। और इस ग्लाइकोजन में जो बदलने का कार्य हुआ इसको हम कौन सी क्रिया कहते हैं ये ध्यान देना है। तो इसको हम कहते हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलना अर्थात इंसुलिन हार्मोन के उपस्थिति में परिवर्तित हुआ तो इसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अब दूसरी बात क्या रहा कि कहीं पर इस ग्रहणी में कहीं पर ग्लूकोज की मात्रा कम रही भोज्य पदार्थों में तो जो ग्लाइकोजन बनता था ये ग्रहणी से ग्लाइकोजन को लीवर संरक्षित कर लेता, यानी एकत्रित कर लेता है। अब क्या जो लीवर है जब ग्लूकोज की मात्रा ग्रहणी में कम होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की जब कमी होती है तो जो ग्लाइकोजन लीवर में उपस्थित होता है वह ग्लाइकोजन, ध्यान दीजिएगा, उस ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला जो अल्फा कोशिका का ग्लूकागॉन है यानी ग्लूकागॉन यानी ये जो हार्मोन निकलेगा तो ये क्या करता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन में जब बदल दिया यानी ग्लाइकोजन से यानी ग्लूकोज में, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में जब परिवर्तित हो जाता है तो इस ग्लूकोज में परिवर्तन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलिसिस, यानी क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेलिसिस, यानी एक ग्लाइकोजेनेलिसिस की क्रिया कही जाती है जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलता है। और जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है तो ग्लाइकोजेनेसिस की अभिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया आपके ग्रहणी में होता है जिसके पश्चात रक्त में ग्लूकोज का और ग्लाइकोजन के मात्रा नियंत्रण होते हैं तो शुगर का प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होना ही शुगर का बीमारी कहलाता है, यानी डायबिटीज यानी मधुमेह का रोग कहलाता है। तत्पश्चात इस ग्रहणी में यानी भोजन अधिकांश रूप से पचित हो जाता है यानी पच जाता है। अब इसके बाद जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से छोटी आंत में आते हैं। तो भोजन जब छोटी आंत में आता है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपके ग्रहणी होता है अधिकतर ये वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन, ग्रहणी में अधिकतर वसाओं का पाचन होता है, ये दिमाग में रखना है। दूसरी बात, जब ये छोटी आंत में भोज्य पदार्थ पहुंचते हैं तो छोटी आंत और अग्नाशय में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं, अग्नाशय में अब रही बात एंजाइम कौन कौन है, जैसे अग्नाशय में एंजाइम ट्रिप्सिन है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इमाइलेज, यानी इमाइलेज का मतलब होता है इमाइलोपैथी। ये दो एंजाइम आपके अग्नाशय में भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, जब वहां से भोजन छोटी आंत में आता है तो आंत में आप देखें कि छोटी आंत में जब आता है तो इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, ग्लैक्टेज, ये सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये करते क्या है, ये प्रोटीन के अवयव को पचाने का कार्य करता है, यानी जो प्रोटीन होता है उनको पचाते हैं, माल्टोज को पचाते हैं, सुक्रोज को पचाते हैं,
लैक्टोज को पचाते हैं। और इनको पचाने के लिए जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूटेज एंजाइम का प्रयोग होता है, माल्टोज है तो माल्टेज एंजाइम निकल करके उसको पचाता है, लैक्टोज है जो दूध में मिलता है तो उस लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम का प्रयोग करता है। यानी ऐसे भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत में होता है। इसके पश्चात छोटी आंत से जब भोजन अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं धीरे धीरे वह बड़ी आंत में आते हैं। तो जहां छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़े हुए होते हैं इसको हम कोलन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? कोलन। अब यहां से बड़ी आंत में से ऐसे एक संरचना अंगुली नुमा निकली रहती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या है जिसको हम अवशेषी अंग मानते हैं। अपेंडिक्स ये बड़ी जो जंतुएं होती हैं उनके शरीर में पाया जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स के वजह से ही वह सेलुलोज का पाचन करते हैं। जबकि आप देखें कि मानव के शरीर में इसमें सेलुलोज का पाचन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए मानव के शरीर में कोई एंजाइम नहीं होता है। अर्थात अपेंडिक्स यदि होता है तो वह अवशेषी अंग के रूप में होता है जो एक अंगुली सदृश संरचना के रूप में होता है। और बड़ी आंत की दीवारें मोटी होती है, मजबूत होती हैं और भोजन को धीरे धीरे वह पचाने का कार्य करती हैं, जिसमें से आंतरिक रस निकलता है, जैसे इरेप्सिन भी निकलते हैं, फिर लैक्टोज भी इसमें भी प्राप्त होते हैं। तो ये सभी चीजें भोजन को पचा लेने का कार्य करते हैं। अब इसके पश्चात जब बड़ी आंत में भोजन पच जाता है तो अब इसको महीन बना देते हैं, इसमें कुछ ईरोक्रोम मिल जाते हैं। तत्पश्चात यहाँ से भोजन आपके गुदा में आता है, यानी जो मल बन करके तैयार होता है। अब गुदा में क्या होता है कि आपके सुनते होंगे कि बवासीर का नाम पाइल्स, ध्यान दीजिएगा, और एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है, एक पाइल्स होता है, एक ब्लीडिंग पाइल्स होता है। तो पाइल्स क्या है ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो भोजन आते हैं पच करके, यदि भोजन गरिष्ठ रूप से है, भोजन पूर्ण रूप से पचा नहीं है और वह भोजन के कुछ कण यदि अपचित अवस्था में यदि एनस में आ गए अर्थात गुदा में आ जाते हैं, तो गुदा में गुदनाल होता है जो मांसपेशियों का बना होता है। और यहाँ पे गुदनाल क्या करता है, उसको पीसने का कार्य करता है। जब वो पीसता है तो ये मांस होने के कारण जब इनके बीच में कोई टाइट कण जाता है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, और क्षतिग्रस्त होने के बाद ये सूज जाते हैं, यानी सूजन में आ जाते हैं। और जब सूजन में आते हैं तो ये गुदा को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पाइल्स हो गया। कभी कभी एक गांठ बन जाती है, ये पहला जानते हैं, ये सब क्या है, पाइल्स है। लेकिन जब ये फट जाते हैं और फटने के बाद इसमें से जब ब्लीडिंग चालू हो जाता है तो उसको हम ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, यानी खूनी बवासीर कहते हैं। तो ऐसे हम भोजन के पाचन की क्रिया देखते हैं। तो पाचन कितने जगहों पर हुआ, तो 5 जगहों पर। पहला पाचन मुख गुहा, दूसरा पाचन आमाशय में, तीसरा पाचन गरहड़ी में, चौथा पाचन छोटी आंत में, पांचवा पाचन बड़ी आंत में। इस तरीके से भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब इस तरीके से वह पूछेगा कि किसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं या किसमें किस प्रकार के पाचन की क्रिया होती है। इन सभी चीजों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, देखा होगा। इस तरीके से आप सभी लोगों को इस आरटीए क्लासेस में धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब इसके बाद हम पूरे टोटल हाई स्कूल के केवल बायो के सब्जेक्टों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसके बारे में एक एक चीज को बताने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ आपका आरटीए क्लासेस में धन्यवाद।